नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा के लिए निरंतर यहाँ ज्योग्राफी की ये श्रृंखला चलाई जा रही थी और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है जिसमें कि हम लिस्टिंग वाली जानकारियां प्राप्त कर रहे थे, यानी तथ्यों को पहले देख रहे थे। अब यहाँ जो नक्शा बना हुआ आप देख रहे हैं ये भारतवर्ष का है, साथ में पड़ोसी देशों का भी इसमें चित्रांकन किया गया है। कुल मिलाकर ये एक पॉलिटिकल मैप है, यानी राजनीतिक मानचित्र है। तो राजनीतिक सीमा रेखाओं को भी हम देखेंगे, हमारे पड़ोसी कौन है, कौन सी रेखाएं हमारे पूरे भारत के नक्शे पर से होकर गुजरती हैं अक्षांश देशांतर के साथ, वो देखने वाले। तो इस नक्शे में ध्यान से देखें। शुरुआत पूरा देश अगर देखा जाए तो एक चतुष्कोणीय आकृति का पूरा आकार बनाता है अपना। सबसे ऊपर ये शीर्ष भाग जो है, यहाँ पे कश्मीर और लद्दाख को आप देख सकते हैं और उसी क्रम में हम नीचे की ओर चलेंगे। तो ये दिशा जो है ये उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पड़ोसियों को पहले देख लीजिए। तो इधर आप ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये तिब्बत है, तिब्बत का पूरा पठारी भाग है और चीन का फिलहाल इस पर कंट्रोल है। अफगानिस्तान ये है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी ये है। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरा पहले भारतवर्ष ही हुआ करता था, लेकिन इसमें से ये टुकड़ा पाकिस्तान के तौर पे अलग हो गया। अब यहाँ जो ये शिखर है, भारत का शीर्ष है, यहाँ लद्दाख है। ये बड़ा सा पोर्शन, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। पहले जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा हासिल करके ये पूरा एक राज्य हुआ करता था, लेकिन परिवर्तन आता है 2019 में, स्थितियां बदलती हैं और उसके बाद इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, दोनों ही यूटीज बन जाते हैं। तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर अलग। इसके बाद आप देख रहे हैं ये हिमालयी अंचल है, जिसे कि हिमांचल कहा जाता है। हिमालय का आंचल, हिमालय के गोद में बसा हुआ राज्य है। उत्तराखंड भी एक पर्वतीय राज्य है जो कि यूपी से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से इसे काटकर अलग कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा कभी एक में हुआ करते थे, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र को निकालकर हरियाणा के रूप में गठित कर दिया गया और यही बगल में है अपनी राजधानी दिल्ली। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से जो राज्य है राजस्थान, वो हमारा पड़ोसी यहाँ पे। ठीक, ये आप देख रहे हैं बॉर्डर राजस्थान, और इसकी जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती है। इधर पश्चिम की तरफ से आप देख पा रहे हैं, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो ज़्यादा शुष्क है, रेगिस्तान की अवस्थिति वहाँ पे है। जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे शुष्कता अपेक्षाकृत कम है। गुजरात इससे सटा हुआ है यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं कि इधर से ये अरब सागर की जो सीमा रेखा है उसको छूता है। मध्य प्रदेश, इसे भारत का दिल कहा जाता है, ये एकदम बीचों बीच है। और ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि कभी पूरा ये इतना एरिया फैला रहता था, लेकिन अभी क्या हुआ 1999 और सन 2000 में जो परिवर्तन होते हैं उसके बाद उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश के आंचल से काट लिया जाता है और ये पर्वतीय संपदा हमसे अलग कर दी जाती है। तो ये राज्य अलग हो गया और उत्तर प्रदेश हमारा इतना बचा। यही हाल बिहार के साथ भी होता है, उसका जो खनिज संसाधन था वो उससे छीन लिया जाता है झारखंड के रूप में। झारखंड के रूप में सारी खनिज संपदा जो है लगभग वो चली जाती है बिहार के पास से, और साथ में एक बड़ा क्षेत्रफल भी। तो तत्कालीन बिहार एक छोटे से क्षेत्रफल के साथ सिकुड़ गया। अब इधर आप देख रहे हैं ये हमारा पड़ोसी है नेपाल, जो कि कभी हमारे पक्ष में हुआ करता था, लेकिन आजकल इसकी जो राजनीति है वो चीन की ओर झुकी हुई मालूम होती है। और यहीं पर है ये सिक्किम छोटा सा, जिस पर कि चीन ने कब्जा करने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है और अंततः ये भारत का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे है हमारा पड़ोसी भूटान। नीचे है बांग्लादेश, जो कि कभी बंगाल हुआ करता था, लेकिन बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बंटवारे में पाकिस्तान के पास चला जाता है। और पाकिस्तान में भी जब इसे उपेक्षित कर दिया जाता है तो इंदिरा गांधी के समय में भारत सरकार की ओर से प्रयास करके इसको आज़ाद करवा दिया जाता है। तो ये बन गया बांग्लादेश, एक अलग राष्ट्र। और पूर्वोत्तर के राज्यों को अब हम देखना शुरू करेंगे, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। चले आइए इधर, और ये आप देख रहे हैं ये बीच में एक पतला सा स्थान, जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों को, पूर्वोत्तर भाग को, जो कि भारतवर्ष का ही है, उसको बाकी जो भारत भूमि है उससे जोड़ने का काम करता है। इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। और ये जो चिकन नेक है ये असल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिस पर कि चीन अपना पूरा नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और नियंत्रण उसे करने का प्रयास करने की उत्सुकता इतनी क्यों रहती है वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये पतला सा कनेक्शन वो भारत से काट देता है, अगर इसमें वो सफल हो जाता है, तो वो पूरे इस पूर्वोत्तर के इलाके पे अपना कंट्रोल कर सकता है और भारत यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर यहीं पर वो कब्जा कर लेता है। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा, कि चाहे मतलब कितनी भी कोशिश करके इस एरिया को अपने कब्जे में लिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतली सी एक गलियारे जैसा है, इसलिए इसको कॉरिडोर कहा गया। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ बिहार राज्य है, नीचे झारखंड है, और ये छोटा सा पश्चिम बंगाल है। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था और हर सल्तनत या हर साम्राज्य की मुसीबत की जड़ बना रहता था, क्योंकि दिल्ली से इस पर नियंत्रण चलाना बड़ा मुश्किल होता था, ये कंट्रोल में नहीं आता था।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो वाली उनकी नीति थी। उन्होंने यहाँ सांप्रदायिक जो भेदभाव वो फैलाने के उद्देश्य से बंग भंग कर डाला। करजन के समय में बंगाल का विभाजन होता है और वो विभाजन बाद में रद्द भी किया जाता है, लेकिन बंगाल जुड़ नहीं पाता और बाद में इसके टुकड़े होते जाते हैं। तो वो टुकड़े टुकड़े होते गए, फिलहाल बंगाल इतना ही बचा जो कि है पश्चिम बंगाल। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और ये रहा उड़ीसा नीचे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ये अंग्रेजों ने प्राप्त की और उसके बाद वो राजा बन गए। इधर आपने गुजरात को देख ही लिया था और मध्य प्रदेश तक हमने देख डाला था। अब चलते हैं नीचे की ओर, प्लेटू वाला पार्ट। तो महाराष्ट्र को देख लीजिए। महाराष्ट्र आपका ये रहा, बड़ा सा राज्य है और ये इसी में सटा हुआ, यहाँ पे सीमा साझा करता हुआ तेलंगाना है। छत्तीसगढ़ यहीं पर लगा हुआ है और ये रहा आपका उड़ीसा। पहले आंध्र जो है ये पूरा हुआ करता था, इसे साफ कर लेते हैं फिर से। देखिए आंध्र जो है ये पूरा एक राज्य हुआ करता था और भाषाई आधार पे बड़ी जिद करके अलग होते हैं, बनते हैं, और बाद में तेलंगाना इनसे भाषा के आधार पे अलग हो जाता है। तो ये हुआ। और कर्नाटक को आप देख रहे हैं, यही छोटा सा ये गोवा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये छोटा सा पॉइंट यहाँ दिख रहा है, गोवा। और नीचे चले आते हैं, यहाँ तमिलनाडु है आपका और यही पतला सा राज्य केरल है। ज़्यादा इसका क्षेत्रफलीय विस्तार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो समृद्धि और साक्षरता है वो अच्छी खासी मात्रा में। और पुडुचेरी को आप देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ है थोड़ा यहाँ है, इस तरीके से बिखरा हुआ है। और कुछ द्वीपीय क्षेत्र भी है हमारे कब्जे में, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, कर्नाटक राज्य को आप यहाँ देख रहे थे। लक्षद्वीप समूह आपका ये है, प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ, और ये बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक वैसे ही यहाँ बंगाल की खाड़ी में आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दोनों के बीच में से एक पतली सी जल संधि है जिसको कि कितने डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, 10 डिग्री या 9 डिग्री, बताइए। अच्छा, अब यहाँ देखिए पुडुचेरी और नीचे है करिकाल पुडुचेरी का, और केरल के बाद अब यहाँ से आप देखें ये पतला सा बीच में स्ट्रेट है और ये श्रीलंका। तो इतना हमने देखा। नीचे आपका मालदीव है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों से और छोटी छोटी जो टूटी हुई लाइनें हैं, डैश डैश है, उससे जो राज्य सीमाएं हैं उनको दर्शाया गया है। यनम जो पुडुचेरी का है वो यहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी इधर है और इधर अरब सागर है। कुल मिलाकर ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पर रखा गया है, अपने देश के नाम पे। आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें आपने नक्शे में देखी हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चित्र के माध्यम से अगर किसी चीज़ को सीखा जाए तो सीखने में आसानी होती है, इसीलिए ज्योग्राफी को मैप के बिना नहीं पढ़ना चाहिए। तो भारत एक विशाल देश, भले ही हम 7वें स्थान पे हैं दुनिया में आकार के लिहाज से, लेकिन फिर भी 7वां स्थान इतना पीछे भी नहीं होता है। तो विस्तार तो हमारा है, और ये उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। इसका मुख्य भाग उत्तर से दक्षिण, मतलब इसका विस्तार आप देख लीजिए। मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर में, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतर की अगर बात करें तो देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और ये 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। और सेम यही जो अक्षांशीय स्थिति है, मतलब यही आंकड़ा अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो वो मकर रेखा का होगा। फिलहाल कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं। और मुख्य भूभाग को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। मतलब मुख्य भूभाग के यहाँ पे होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व में जो मेन लैंड है भारत का, उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और उसके बाद अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, तो वो वाला भूभाग अगर छोड़ दें तो उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उसी के दक्षिण पश्चिम में अगर हम देखें तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है जो कि द्वीपीय क्षेत्र है भारत के अधिकार में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि न तो बहुत कम है न बहुत ज्यादा है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल, मतलब दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% होता है। ये देश की कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा, और भारत की जो स्थल सीमा रेखा है, स्थल वाली जो सीमा रेखा है वो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। और समुद्र तटीय रेखा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ अगर मिला दी जाए तो कुल मिलाकर कितनी होती है, ये 7,516.6 किलोमीटर होती है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब जो उत्तरी भाग है वो पूरी तरह से एक नए नवेले वलित पर्वत से घिरा हुआ है, और यही है हिमालय। इसके दक्षिण का भूभाग यहाँ आप देख रहे हैं, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता गया है। मतलब उत्तर दिशा में थोड़ा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम हिंद महासागर की ओर बढ़ते हैं इसमें सकरापन आता है। तो इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो वो तो भारत के नक्शे के हिसाब से आप दिशाएं देख सकते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ हिमालय की हो रही थी, जो कि उत्तर की ओर से एक प्रहरी के तौर पर खड़ा है, और ये भारत की जलवायु को रहने योग्य बनाता है। भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार यहाँ आप देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, परंतु पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब पूर्व से पश्चिम जो है थोड़ा सा लंबाई कम है, और उत्तर से दक्षिण थोड़ी सी लंबाई ज्यादा है। अरुणाचल से लेकर गुजरात, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल यानी पश्चिम से लेकर पूर्व के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है।
मतलब अगर आप गुजरात से चलेंगे समय नापते हुए और अरुणाचल में जाएंगे तो आपको समय में 2 घंटे का डिफरेंस दिखेगा लगभग। और 82 अंश 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको एक मानक यामोत्तर मान लिया गया ताकि इसके आधार पर हम समय को स्थिर कर सकें, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दिन और रात को हम इसी हिसाब से नापते हैं। तो ये तो हमने सामान्य जानकारियों को देखा जो कि नक्शे में हमने ऐसे चित्र में देखी थी, यहाँ पे थ्योरेटिकली दिखाई जा रही थी। अब ये है दुनिया। तो दुनिया को हम क्यों देख रहे हैं, मतलब पूरी पृथ्वी को? वो इसलिए देख रहे हैं ताकि इसमें हम अपनी स्थिति को देख पाएं, जो कि पीले रंग से यहाँ पे हमारा नक्शा चमक रहा है। और बाकी महाद्वीपों को आप देख लीजिए, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर। ये बीच में यस की आकृति का अटलांटिक महासागर है। और ये आपका अफ्रीका है, ये ऊपर यूरोप है। और हिंद महासागर ये पूरा फैला हुआ है, प्रशांत इधर भी है। ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी गोलार्ध में है, बीच में आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश रेखा है। और इक्वेटर के उत्तरी हिस्से में ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और नीचे साउथ है। तो नॉर्थ पोल आपका यहाँ पे है आर्कटिक क्षेत्र, और बीच में से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो नीचे की ओर आप यहाँ पे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 यहाँ आप देख रहे हैं जो 22 से ही 1/2 अंश वाली रेखा है। जैसे कि यहाँ कर्क रेखा को हमने देखा था, तो वैसे ही यहाँ मकर रेखा पाई जाती है। फिलहाल उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क भी गुजरती है, मकर भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। इसे हमने देखा। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है भारत के ये ऊपर वाले हिस्से में, मतलब यहाँ एशिया लिखा भी है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरी दुनिया फैली हुई है। और इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे अंटार्कटिका है, स्थायी हिम का जमाव यहाँ पे है, और उत्तरी ध्रुव आपका ऊपर है। तो इस तरीके से ये पूरा दुनिया भर के जो देश और महाद्वीप हैं उनकी अवस्थिति को हमने देखा, और इसमें भारत की जो स्थिति है उसे भी आप देख पा रहे हैं। एक अच्छी बात यह है भारत के साथ कि हमारे पास जो वाटर बॉडी से अटैचमेंट है वो ज़्यादा है। मतलब एक हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो नीचे का दक्षिणी भाग है वो समुद्र की सीमा को स्पर्श करता है। तो इससे हम किसी दूसरे के मोहताज नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। जो लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं या लैंड लॉक एरिया होते हैं उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होती हैं। वो दूसरों के मोहताज होते हैं, दूसरे की मर्जी होगी तभी राशन पानी उनके यहाँ आ जा पाएगा या वो व्यापार कर पाएंगे। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं। तो ये कुछ हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखिए और भी जानकारियाँ हैं। जैसे कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है भारत, और बाकी जो है उन्हें भी देख लीजिए। तो रूस जो है वो पहले स्थान पे है। रूस पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, बाद में विभाजन हो जाता है सोवियत संघ का, उससे बहुत सारे छोटे छोटे देश अलग हो जाते हैं। फिर भी रूस इतना छोटा नहीं। तो रूस पहले स्थान पे, उसके बाद कनाडा, फिर जाकर चीन है, अमेरिका उसके बाद है, ब्राज़ील उसके भी बाद है, ऑस्ट्रेलिया उसके भी बाद है, और उसके बाद आप देख रहे हैं 7वें नंबर पर हमारा देश है। 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पर भारत है। और जनसंख्या के लिहाज से हम दूसरे स्थान पर हैं। पहले नंबर पर कौन है? तो चाइना है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की यहाँ एक परिभाषा दी हुई है। भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, और वो भी कैसी? कोणीय दूरी, कोण के रूप में नापी गई जो दूरी है उसी को कहा जाता है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। और अक्षांश रेखाएं कोई प्रकृति ने नहीं खींच रखी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए खींच रखी है और इससे हम अपनी सहूलियत इकट्ठी करते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है। समानांतर रेखा यानी जो पैरेलल लाइन होती है उनका मतलब क्या होता है? ये अनंत बिंदु तक आपस में कभी भी मिलती नहीं है, अर्थात इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा एक समान बनी रहती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। अंश, मिनट और सेकंड में हम अक्षांश को दर्शाते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 2 बराबर भागों में ये जो अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को बांटती है और ये 0 डिग्री इक्वेटर कही जाती है। विषुवत वृत्त यानी वही भूमध्य रेखा को अगर आप पूरा गोल ऐसे पृथ्वी पर घुमा देते हैं पृथ्वी के सरफेस पे तो एक वृत्त तैयार हो जाता है, जिसे कि हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके उत्तरी भाग के हिस्से को, मतलब इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ से बीच से अगर हम पृथ्वी को अलग अलग कर देते हैं तो 2 कटोरे तैयार हो जाएंगे, ऐसे एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला जो ऐसे हेमिस्फीयर तैयार होता है या सेमिस्फीयर तैयार होता है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हेमिस्फीयर्स तैयार होते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये तो कॉमन बच्चों वाले लॉजिक की चीज़ है कि उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। इसी आधार पर इसे नापेंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ मतलब यन और यस लिखकर वहाँ डिनोट करते हैं। अब एक खास बात इसमें बताई गई है जो कि बारीकी से देख लीजिएगा। अक्षांश रेखाओं को 1 अंश के अंतराल पर अगर खींचा जाए, 1 अंश का अंतराल बीच में हो, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं बनेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 होंगी। तो 89 और 89 को जोड़ दीजिए, या जोड़िए नहीं, 2 से गुणा ही कर दीजिए। तो ये 2 9 18 और 2 8 16, 16 और 1 17, 178 हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1 अंश के अंतराल पे खींची गई है, बीच में एक विषुवत वृत्त है
और दोनों जो ध्रुवों के बिंदु हैं उनको भी अगर इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहीं कहीं क्या होता है कि अक्षांश रेखाएं जो है वो आपको 178 नहीं दिखाकर 181 दिखाई जाती हैं। तो उसका जो लॉजिक है वो इसके पीछे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार विषुवत वृत्त से लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 179 होगी। 179 कैसे होगी? 89 और 89 तो हमने जोड़ा 178 आया, और एक जो है वो विषुवत रेखा है, मतलब विषुवत वृत्त। तो किन्हीं दो समांतर रेखाओं के जो दो समांतर अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर होती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 89 जो है वो उत्तर में है, 89 जो है वो दक्षिण में है, और उसमें ध्रुवों के बिंदुओं को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और विषुवत रेखा को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और 111 किलोमीटर जो डिस्टेंस दी हुई है वो अक्षांश रेखाओं के बीच की होती है और हर जगह एक समान होती है क्योंकि ये समांतर है, समान अंतर पे। भूपृष्ठ पर, अब यहाँ देखिए, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, और इसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ये प्रधान यामोत्तर रेखा हिंदी में बोली जाती है, और ये इसमें जैसे आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन कर रहे थे वैसे ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांट देती है, बीच से होकर गुजरती है, और इसका जो नॉर्थ पोल से शुरुआत होता है तो ये जाकर साउथ पोल पे समाप्त होती है। और ये रेखा जो है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अब देखिए कि प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में, प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और देशांतर रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती हैं। ये शुरू होती हैं ध्रुवों पर और खत्म भी होती हैं ध्रुवों पर, और ध्रुव पर जाकर सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपस में मिल जाती हैं। वहां पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है, और इनके बीच का फासला मैक्सिमम होता है विषुवत रेखा पे। जो विषुवत वृत्त है वहां जाकर इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है और ध्रुवों पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये जो है ये समांतर नहीं है, ये तिर्यक रेखाएं होती हैं। और आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है अधिकतम होती है, कितनी होती है? तो 111.33 किलोमीटर होती है। जब विषुवत वृत्त पे ये आती है तो वहां इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है, और वो होता है 111.33 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब इसे आप उत्तरी गोलार्ध में ही कहें, क्योंकि जो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम बांट के पढ़ते हैं उसके लिहाज से यही सही रहेगा। तो पूरी तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ये आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस तरीके से हम इसका विभाजन करते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो मुख्य भूमि है, मतलब भारत का जो मेन लैंड है वो 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, जबकि 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये लॉन्गिट्यूड जो इसका है वो फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमने भारत को तो देख लिया, लेकिन देशांतर और समय का जो तालमेल है उसको भी देखना आवश्यक है। तो देशांतर होता क्या है ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। समय उसके आधार पर हम कैसे नापते हैं, कैसे घटाते बढ़ाते हैं, उसको भी देखने की आवश्यकता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये इसका तरीका है, और यही वजह है कि पूर्व में सूर्योदय, पश्चिम में सूर्यास्त ये होता है। मतलब सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 अंश देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 अंश देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों में स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। और इस प्रकार से जो 12 घंटे का समय लेता है, तो पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 अंश देशांतर या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर को, मतलब एक अंश देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। 4 मिनट में कितने अंश देशांतर पार करेगा? एक अंश देशांतर को पार करेगा। और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। पश्चिम से अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, मतलब इधर से हम इधर की ओर जाते हैं, तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय कम होगा। अब इसी आधार पर हम जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो भारत के मानक समय का निर्धारण कैसे होता है? तो भारत का मानक समय जो है उसका निर्धारण 82 अंश 30 मिनट पूर्व जो देशांतरी विस्तार है वहां पे किया जाता है। ये रेखा जो है ये मानक समय रेखा है, और ये मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है। अतः भारत का जो मानक समय है यानी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। हमने देखा ना कि पूर्व की ओर जब हम बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, तो ये आगे है जो GMT है उससे। और कितना आगे है? तो 5.30 घंटा ये आगे है। इसीलिए जब भारत का हम मानक समय देखते हैं तो +5:30 उसमें देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। और प्रशासनिक सीमाओं की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक यामोत्तर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण हम करते हैं, और पूर्व से पश्चिम अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक मानक यामोत्तर चुन सकते हैं। मतलब ऐसे देश जिनका कि पूर्व पश्चिम में विस्तार ज़्यादा है, मतलब उनकी जो लंबाई है वो इसी में है, मतलब ये पूर्व पश्चिम ही ज़्यादा विस्तृत है। तो ऐसे जो ज़्यादा विस्तार वाले देश हैं वो एक से ज़्यादा मानक यामोत्तर चुनते हैं ताकि उन्हें समय निर्धारण में दिक्कत ना आए।
जैसा कि रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन सब देशों के साथ यही होता है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि हर देश अपना मानक समय निर्धारित करता है, मतलब एक समय को मानक मानता है। तो प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो कि अक्षांश देशांतर में अंतर के आधार पर नापा जाता है। अक्षांश और देशांतर में अंतर के आधार पर नापा जाता है। और भारत में आधिकारिक जो भारतीय मानक समय है, भारत में आधिकारिक जो भारतीय मानक समय है उसका निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर हो रहा था, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है उसके द्वारा किया जाता है। मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन होता है हर देश में जो कि इस चीज़ को तय करता है। तो भारत में जो है वो आपको बताया गया। तो इतना तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया। अब इसी को हम यहाँ मैप पे देख लेते हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे मानक याम उत्तर कहाँ से गुजर रहा है और पूरा पश्चिम कितनी लंबाई है, उत्तर दक्षिण कितनी लंबाई है। तो ये अक्षांशीय विस्तार के आधार पर आप देश को देख पा रहे हैं। ये भारत का नक्शा हम देख पा रहे हैं और इसमें जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, ये आपकी पश्चिम से लेकर पूर्व तक है। 97 अंश 25 मिनट ये आपका यहाँ विस्तार है और यहाँ आप देख रहे हैं ये 68 अंश 7 मिनट है। मतलब ये देशांतरीय विस्तार जो हम लोग नापते हैं वो दिखाया गया है किस बिंदु से किस बिंदु तक। मानक याम उत्तर जो है वो ये गुजर रहा है 82 अंश 30 मिनट, ये वाला है, ठीक, ये आप देख रहे हैं। और ये हमारा देश है, यहाँ 24 अंश ये अक्षांशीय रेखा है और ये 20 अंश है और इसके बाद ये 32 अंश है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं जो स्थिति है इसके हिसाब से ये 37 अंश 6 मिनट से लेकर नीचे चले आते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं ये 8 अंश 4 मिनट जो इसका विस्तार है, मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार है, उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और इसकी जो लंबाई है आप ये देखिए 3214 किलोमीटर, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। ये उत्तर से दक्षिण ज़्यादा लंबा है, बाकी चौड़ाई जो है वो इससे कम है। तो ये सब आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ये पूछा जाता है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है और पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप आता है, मतलब हिंद महासागर के अंदर हलचल उत्पन्न होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आती है सुनामी। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और उसी को हम कहते हैं सुनामी। तो सुनामी की वजह से इंदिरा पॉइंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र में डूब जाता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और समुद्र से निगल लेता है। तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, यहाँ आप देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल स्थित है। दोनों को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसको कि हम कहते हैं ग्रेट चैनल। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जाता है कि कौन सा 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है या 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो दक्षिणतम बिंदु है, मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि भारत के मेन लैंड में नहीं है बल्कि पूरी भारतीय सीमा रेखा में है, तो उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। ध्यान दीजिएगा इंदिरा कॉल की जो लोकेशन है वो लद्दाख में है, कश्मीर में नहीं है, इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथू है जो कि अरुणाचल में है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती है जो कि कच्छ के रन में पाया जाता है, मतलब राज्यवार उसकी अवस्थिति जो है वो गुजरात राज्य में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो केप कोमोरिन है। ये कहाँ पे, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। और भारत में अब तत्काल की जो स्थिति है कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और मुख्य रूप से 6 अंचल हैं। 6 अंचल यानी 6 जोन हैं जिसमें कि भारतवर्ष को हम बांटकर भौगोलिक आधार पर देखते हैं। तो 6 अंचल कौन कौन से हैं, इसका उत्तरी क्षेत्र है और उसके बाद पूर्वी क्षेत्र है, इस तरीके से। तो जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान ये आते हैं। और पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये सब आते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र जो है उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी आते हैं। उत्तराखंड को आप उत्तरी क्षेत्र में मत डालिएगा, ये चूंकि यूपी का ही हिस्सा था और बाद में अलग हुआ तो इसको मध्यवर्ती क्षेत्र में ही रखा गया है। बाकी जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें हिमाचल आता है लेकिन उत्तराखंड नहीं आता। दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक आता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप ये सब आते हैं। और पूर्वोत्तर वाला जो जोन है उसमें सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। तो जो पूर्वोत्तर राज्य कहे जाते हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो उसमें इतने सारे राज्यों को आपको देखना होगा। तो ये तो हमने बात की 6 जोन्स की। अभी टाइम जोन क्या है और ये कैसे निर्धारित किया जाता है इसको देख लेते हैं। तो टाइम जोन या मानक समय, इसे आप क्षेत्रीय समय के नाम से भी जानते हैं। और 1884 का जो टाइम था, मतलब 1884 में 13 अक्टूबर के दिन ही ग्रीनविच मीन टाइम को तय किया गया था और दुनिया भर की घड़ियों का समय इसी टाइम जोन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दुनिया भर की घड़ियां इसी का पालन करती हैं। 18वीं शताब्दी के पहले दुनिया भर में धूप घड़ी होती थी,
ठीक है, 18वीं शताब्दी का जो समय था उससे पहले क्या था, पूरी दुनिया में सन क्लॉक होती थी, धूप घड़ी होती थी, जिसे कि सूर्य घड़ी भी कहा जाता है, और उसी के आधार पर लोग समय जानते थे। लेकिन सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग जो थे ये 1884 में टाइम जोन बनाते हैं। सैनफोर्ड फ्लेमिंग जो थे ये क्या करते हैं, 1884 में टाइम जोन को डेवलप करते हैं और दुनिया भर के समय को एक सही दिशा, एक सही जो न्यूमेरिकल दिशा है वो प्राप्त होती है। तो दुनिया को 24 टाइम जोन में फिलहाल बांटा गया है और वहीं एक स्थान ऐसा निर्धारित किया गया है जो कि पूरे समय को नियंत्रित करता हो, तो ये ग्रीनविच जो माध्य रेखा है उसके तौर पर निर्धारित की गई है। और पूरे दिन का अंतर, मतलब ये कहा गया है कि ग्रीनविच समय से पूरे दिन का, मतलब पूरे एक दिन का अंतर आ जाए, एक स्थान ऐसा भी होगा, तो ऐसा स्थान जहाँ पे पृथ्वी का सचमुच दिन प्रारंभ होता है वो भी एक जगह थी। तो इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि जब मानक रेखाओं को खींचा गया, मानक समय रेखाओं को बनाया गया, तो उसमें कुछ जगहें जो है वो ग्रीनविच माध्य रेखा से काफ़ी दूर थी और कुछ जो है वो इसके काफ़ी करीब थी। तो वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 180 अंश देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन जहाँ से गुजरती है लगभग है उसी स्थान पे। और इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, यानी पूरे एक दिन का अंतर होता है। वो पूरा एक दिन रात मिलाकर नहीं, सिर्फ एक दिन का अंतर होता है, चाहे प्रमुख याम उत्तर से पूर्व जाए या फिर पश्चिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रमुख याम उत्तर के पूर्व में अगर हम चलते हैं, प्रमुख याम उत्तर के पूर्व में चलते हैं तो समय बढ़ता है, और अगर पश्चिम में चलेंगे तो समय घट जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख याम उत्तर से पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है अर्थात जाता है, तो वहां पर 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे समय कम होगा, और पश्चिम दिशा में जाने वाले व्यक्ति, मतलब जो दूसरा व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, उसके लिए 12 घंटे वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण बेहतर समझाते हैं तो उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर वो क्रॉस करता है तो उसके लिए दिन क्या माना जाएगा, बुधवार माना जाएगा। और इसी प्रकार उसी दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाला लेकिन पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करने वाला व्यक्ति जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर पार करता है तो सोमवार का दिन हो जाएगा। अब ये जो चक्कर है इसे आप देखिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं उलझाने वाले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर गुजरात भारत में एक ही टाइम जोन मान्य है, और ये समस्या की जड़ है। कई बार इसमें चर्चा हुई कि जो चाय बागान टाइम जोन है उस पर अमल किया जाए, यानी एक आध टाइम जोन इसमें और होने चाहिए। तो यह व्यवस्था 1906 में बनाई गई थी, और कोलकाता का जो आधिकारिक समय है वो अलग से निर्धारित होता था उस समय 1948 तक, यानी आज़ादी के बाद तक। और इसकी वजह क्या थी, तो वजह यह है कि 1884 में, यहाँ नीचे कारण आप देख लें, 1884 में वॉशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन्स में एक रूपता लाने के उद्देश्य से एक कॉन्फ्रेंस होती है, और कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। ठीक है, उस समय यह निर्धारित किया जाता है कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे, और इसके लिए कोलकाता का टाइम जोन दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित रहा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से नापा जाता था। जैसे कोलकाता का नापते थे 1948 तक, वैसे ही 1955 तक मुंबई का भी जो टाइम है उसको अलग से नापते थे। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पे कभी लागू नहीं किया जा सका, आधिकारिक स्वरूप इसको नहीं प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है। टोटल कितने हैं, 12 हैं, और अमेरिका में जो है वो 9 है। रूस में फ्रांस से 1 कम है, 11 टाइम जोन है। और बर्फीला देश है अंटार्कटिका, और इसकी विशालता बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे 10 टाइम जोन है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस देश का विस्तार जितना ज़्यादा है उसी हिसाब से वहाँ पे टाइम जोन होंगे। ब्रिटेन भी 9 टाइम जोन से इस्तेमाल करता है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 8 टाइम जोन है। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या होती है कि यहाँ के एक हिस्से में जब सुबह के 5 बजते हैं तो उसी समय दूसरे हिस्से में 11 बज चुके होते हैं। इतना टाइम का जो डिफरेंस है, घालमेल है, वो पैदा हो जाता है। और छोटे से देश डेनमार्क में भी 5 टाइम जोन बटे हुए हैं, मतलब 5 टाइम जोन में उसको बांटा गया है। ये समय की सटीकता के लिए किया गया है, तो भारत में भी इसकी आवश्यकता है, ये इसमें कहने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद नंबर आता है सीमावर्ती देशों का। तो कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये जो 9 देश सीमा साझा करते हैं इसमें से 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ अपनी जमीन साझा करने वाले जो देश हैं, इसमें दिशावार अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन और नेपाल है, साथ में भूटान भी है। ठीक है, उत्तर में हमारा पड़ोसी कौन है, चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये यहाँ पे जमीन शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश इसके साथ जमीन शेयर कर रहा है। और श्रीलंका जो है ये दक्षिण पूर्व से हमारा पड़ोसी है, जबकि मालदीव जो है वो दक्षिण पश्चिम हिस्से से हमारा पड़ोसी है। और ये दोनों जो है ये समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देश। तो यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद आगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा, इस लेक्चर में इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे पड़ोसी देशों के बारे में, और उससे हमारा कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा कर रहा है, ये भारत के साथ उसकी सीमा की लंबाई कितनी है, राजभाषा वहाँ की क्या है, मुद्रा क्या है, और राजधानी क्या है। मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको एक टेबल में हम एक साथ देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।